हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ल्यूसेंट चल रही है, एमसीक्यू चल रहा है। और भाई ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए कॉमन है। पूरी की पूरी साइंस है। यहाँ फ़िलहाल फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, उसी तरह से मैंने केमिस्ट्री की भी एक पूरी सीरीज़ बना रखी है। वहाँ भी लगभग 6-7 चैप्टर चल रहे हैं और ख़त्म होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उनको कंप्लीट कीजिएगा, केमिस्ट्री भी अच्छे से हो जाएगी, आपकी फिजिक्स भी अच्छे से हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेखपाल के लिए ही है ये फिर एसएससी के लिए है भाई, ये यूपी ट्रिपल एससी सबके लिए है भाई, ये कॉमन है, पूरी की पूरी कॉमन है। तो इसलिए आपको इन्हें देखना है। ऐसे नहीं है कि यार ये एसएससी की है तो मैं छोड़ दूंगा, या फिर किसी, भाई ये कॉमन फिजिक्स है, ये आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। देखो इसमें यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस वगैरह और एसएससी के अंदर, आरआरबी के अंदर सबके हैं भाई। इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको बिल्कुल मिस ना करो। इसका पहला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 7, मॉडर्न फिजिक्स चल रही है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ेंगे, मेरे साथ मिल करके सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आपने केमिस्ट्री की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत कुछ सीख रखा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सीख रखा होगा, क्योंकि ये जो है आपके पास, जिसका नाम है मॉडर्न आधुनिक भौतिकी, एक्चुअल में ये पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। और आप एटम से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो देख लेते हैं, लेक्चर नंबर 1 है भाई इसका। और पहला क्वेश्चन, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। दिशिक का मतलब होता है डायरेक्शनल, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनल। जब डायरेक्शनल की बात करेगा तो इसका मतलब ये है लाइट फैलेगी नहीं, या फिर ना के बराबर फैलेगी। तो ऐसी कौन सी लाइट है जो ना के बराबर फैलती है? तो वो है लेज़र लाइट। अगर आपके पास लेज़र पॉइंटर हो और आप बहुत दूर किसी पॉइंट पर इसको इंसिडेंट करवाओगे तो लाइट फैलेगी कम और बिल्कुल सीधे जाएगी। आपने ये बात नोटिस की होगी। अगर और नॉर्मल दूसरी लाइटों की बात कर लें, जैसे कि टॉर्च होती है, तो भाई अगर टॉर्च की लाइट अगर डालोगे किसी बिल्डिंग पर तो वो फैल जाएगी, बहुत सीधे कम जाएगी। तो भाई यही होता है दिशिक होना, डायरेक्शनल होना। तो ये लाइट है लेज़र लाइट, जो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनल होती है। ये क्वेश्चन एसएससी ने उठाया था 2011 में। अब ये क्वेश्चन क्यों उठाया, कितना अच्छा क्वेश्चन यार। आप देखो कि लेज़र लाइट की बात कर रहा, लेज़र कैसे बनती है, लेज़र की फुल फॉर्म क्या? फुल फॉर्म ये रही, लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आपको पता है उत्तेजित बोलते हैं स्टिम्युलेटेड, और एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है उसके आयाम को बढ़ा देना। तो हम लाइट के आयाम को बढ़ा देते हैं और हम उसको उत्तेजित करा करके तब जा करके एक बीम निकलती है जिसका नाम है लेज़र। कभी लेज़र की बात चलेगी तो लेज़र को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो है ये लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। ये जो आपको 3 दिखाई दे रही हैं, ये लेज़र लाइट है। लेज़र पॉइंटर रेड कलर का, और ये ब्लू है, और सामने वाला ग्रीन है। तो ये 3 लेज़र लाइट है, आपने देखा होगा नॉर्मली। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिशिक होती है, डायरेक्शनल होती है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेज़र लाइट जो होती है सदा, सदा का मतलब है हमेशा होती है। तो लेज़र लाइट कैसे होगी? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक टॉर्च है, आप कहोगे ठीक है यार टॉर्च दिखाओ। मैं कहूँगा देख भाई ये टॉर्च है, इसमें से लाइट निकली, तो लाइट जब इसमें से निकलेगी तो लाइट को बना के दिखाता हूँ। लाइट इसमें कुछ इस तरह से निकलेगी। सपोज दैट ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? अगर आप कहोगे यार और अच्छा डायग्राम बनाओ, तो मैं इसके लिए और अच्छा डायग्राम बना लेता हूँ, और अच्छा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा आए। लेट अस सपोज कि स्क्रीन अब ये है, ये स्क्रीन है जहाँ पर मुझे लाइट को इंसिडेंट करवाना है, और ये मेरे पास टॉर्च है। देखो ये टॉर्च रही, ठीक है भाई। इसके ऊपर यहाँ पर एक स्विच होता। अब जब मैं इसमें से लाइट निकालूंगा तो देखो लाइट जो है वो कुछ इस तरह से जाएगी। तो जो बनेगा डायग्राम वो कुछ इस तरह से बनेगा लाइट का। तो यहाँ से निकल रही थी इतने छोटे से एरिया में से, देखो इतने छोटे एरिया में से निकल रही थी, और इतना ज़्यादा इसके अंदर विवर्तन हुआ कि इसने इतना बड़ा रूप ले लिया, इतना बड़ा सर्कल बनाया। लेकिन अगर वहीं लेज़र की बात करोगे तो यहाँ मेरे पास एक लेज़र पॉइंटर है, और यहाँ से लेज़र लाइट निकल रही है। तो लेज़र लाइट जो है ना वो फैलेगी कम, सीधी ज़्यादा जाएगी। तो बस आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर डायमीटर ये था तो यहाँ पर थोड़ा सा ही बड़ा मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि लेज़र लाइट डाइवर्ज कम होती है, सीधे ज़्यादा मूव करती है। लेकिन जो नॉर्मल लाइट होती है टॉर्च की, उसके अंदर डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा आता है, मतलब अपसारी नेचर बहुत ज़्यादा होता है।
और लेज़र के अंदर अपसारी नेचर होता है लेकिन बहुत कम होता। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो इसकी लाइट है, इसमें से टॉर्च में से निकलने वाली लाइट जो है एक दूसरे के समांतर नहीं है। समांतर क्यों नहीं है? अगर आप इसको बनाओगे और फिर एक दूसरी लाइट को बनाओगे तो भाई ये समांतर कब हुई? ये एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। अगर इसमें बात करोगे तो इसमें एक दूसरे के समांतर नहीं होती। अगर लेज़र की बात करोगे तो लेज़र में लगभग समांतर होती हैं, लेकिन लेज़र के अंदर भी पूरी तरह से समांतर नहीं होती। तो लेज़र का भी हल्का अपसारी नेचर होता है, डाइवर्ज होती है लाइट, और टॉर्च की तो डाइवर्ज पूरी पूरी होती है। फिलहाल हमसे पूछ रहा है कि लेज़र बीम सदा होती है, तो क्या होती है ये? अभिसारी नेचर की। अभिसारी का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर आकर मिलेगी, नहीं भाई, अभिसारी तो नहीं होती है, उल्टा फैलती है, थोड़ी फैलती है लेकिन फैलती जरूर है। ये अपसारी बीम है। बहुत सारे बुक्स के अंदर आपको समांतर बीम भी मिल सकता है, लेकिन समांतर, भाई समांतर का मतलब तो ये हो गया पूरी तरह से समांतर, लेकिन पूरी तरह से समांतर कभी लेज़र हो ही नहीं सकती। अगर आप 2 किलोमीटर दूर एक टावर है और टावर पर कोई बंदा खड़ा हुआ और यहाँ से आप लेज़र बीम उसके ऊपर इंसिडेंट करवाओगे तो आप यहाँ चेक कर लो ना लेज़र का पॉइंटर का डायमीटर कितना, और जो लाइट पड़ेगी उसका डायमीटर चेक कर लो, तो जाहिर सी बात है जो लाइट पड़ेगी वो थोड़ी बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी होगी इसके हिसाब से। तो इससे पता लग गया कि यार बड़ा तभी तो हुआ है जब लाइट थोड़ी सी फैली है। तो ये बोलते हैं अपसारी डाइवर्ज नेचर, जबकि समांतर नहीं होती है। तो समांतर जहाँ जहाँ भी होगा भाई वो गलत है। इसका मतलब बात क्या आ रही है? अपसारी नेचर की, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सदा, ऑलवेज होता है सदा का मतलब। तो भाई हमेशा हमेशा समांतर तो नहीं होगी, अपसारी नेचर की जरूर होगी। तो ये अपसारी बीम है। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्ज होने वाली बीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काफ़ी कुछ डिटेल देख ली इसमें। परमाणु के नाभिक में होते हैं, आपको बता रखा, 1000 बार डिस्कस कर रखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्य कक्षा में घूमते हैं। तो नाभिक की बात कर रहा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, भाई डेट भी देखते चले कहाँ पूछा गया ये क्वेश्चन। परमाणु की न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। मैंने खोज के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई है, सर्च करें, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज बाय प्रिपरेशन अड्डा गवर्नमेंट, वहाँ से मिल जाएगा आप। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। कितनी बार पूछा गया ये आप ध्यान रखें भाई। निम्न में अस्थायी पार्टिकल, इसके बारे में मैंने परमाणु संरचना के अंदर डिस्कशन किया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और डिटेल में। वरना आपको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के अंदर होते हैं, जबकि ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ये अपने आप में हीलियम का एक नाभिक है। तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। आरआरबी ने 2002 में पूछा था, तो हमारा जवाब हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। अगर अल्फा पार्टिकल की तारीफ करूं तो भाई इसके पास प्लस का 2e चार्ज होता है और इसके पास चार्ज जो होता है ये मास नंबर होता है। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, अब देखो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो प्रोटॉन कितने? 2, न्यूट्रॉन कितने? 2, तो दोनों को जोड़ दो, 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो 4 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हमसे कह रहा है नाभिक का आकार। बता रखा था आपको बहुत बार, नाभिक का आकार जो होता है वो फर्मी लेवल का होता। किसका? फर्मी लेवल का होता। और आपको पता है एक फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर का होता। ऐसा ऑप्शन डी है। आरआरबी ने 2004 में इसको भी पूछ लिया। तो आपको कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को मैंने आपको बताया था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि पॉजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता, जिसकी खोज एंडरसन ने की थी। ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है, मूल कण है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूल कण है, उसी तरह से पॉजिट्रॉन भी मूल कण है। बस पॉजिट्रॉन जो होता है एक तरह का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाली बात ध्यान रखना। एंडरसन ने इसकी खोज की थी। सब कुछ वही होगा, मास भी वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होता है, चार्ज भी वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो माइनस में होता, जबकि पॉजिट्रॉन का चार्ज जो होगा वो प्लस में होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु कैसे लिखोगे आप? 1H1। तो ये जो है ये होता है इसका द्रव्यमान संख्या। अब यार द्रव्यमान संख्या में क्या होता है? या तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, दोनों का सम होता है। अब यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन भी एक है, तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना हो गया इसके अंदर? 1। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने? प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन है इसके अंदर 0। अकेला पूरी पीरियोडिक टेबल में अकेला ऐसा एलिमेंट है या फिर समस्थानिक है जिसके पास न्यूट्रॉन ही नहीं होता,
वो है आपके पास 1H1 हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रख लेना। तो प्रोटॉन कितना है? 1। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। खोज के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया, बताया था आपको। तो खोज जो की थी इलेक्ट्रॉन की, वो की थी ईंट पर नाच। मैंने बताया था थॉमसन ने की थी, है ना। किसने की थी? थॉमसन ने। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह से बाकी लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और जल्दी से फिजिक्स केमिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।